Hello everyone, welcome to ISL Desk. I am A. Khan and in today's economic key concept class we are going to understand what is qualitative monetary policy. क्वांटिटेटिव में हमने देखा कि नंबर्स के साथ ऊपर नीचे की जाती है, CRR, SLR को ऊपर नीचे किया जाता है, परसेंटेज को, लेकिन यहाँ पे क्वालिटेटिव में डिफरेंट एस्पेक्ट को देखा जाता है। जैसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को देखा जाता है कि RBI कहती है कि आप कुछ सेक्टर्स पे स्पेसिफिक अवॉइड करिए, कुछ सेक्टर्स को ध्यान दीजिए। एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को लोन दिए जाएं, लेकिन कुछ ऐसा फील्ड है जिसमें RBI नहीं चाहती है कि उसमें इंटरवेंशन हो बैंक का, जिससे महंगाई बढ़े। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में होता है जैसे अगर किसी को कार खरीदना है या किसी को बाइक लेना है तो सिंपली जाते हैं बैंक में, लोन लेते हैं और खरीद लेते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से इजीली लोन मिल जाएगा, सब कोई खरीदेगा, तो एक रिक्वायरमेंट रख दिया जाता है मार्जिन का कि 5 लाख का कार है तो 1 लाख आप दो, 4 लाख बैंक देगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करती है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जैसा कि कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर जैसे MSME हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उनको बढ़ावा देने के लिए RBI चाहती है कि बैंक उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर उसके बाद मोरल सुइजन हो गया। मोरल सुइजन में जैसे कि एक बच्चे को कैसे समझाया जाता है कि बाबू ये मत करो, ये करो, उसी तरीके से बैंक को RBI समझाती है एज ए गार्जियन कि कुछ चीज़ें आपको करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, उसको परसुएड किया जाता है। क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम है, इसके तहत RBI कुछ टाइप के लोन्स को मना करती है देने के लिए, कुछ टाइप के लोन को कहती है कि आप दो। इस तरीके से कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन है। डिप्लॉयमेंट, सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट है, इनकरेजिंग एंड डिस्करेजिंग द लेंडिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर्स है। फिर सारे काम करने के बाद मोरल सुइजन का यूज कर लिया, समझा लिया बैंक को, लेकिन बैंक अगर नहीं समझती है तो डायरेक्ट एक्शन लेती है RBI। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, पेनल्टी लगा देती है, फाइन लगा देती है, या बैंक को ऑपरेट करने से ही रोक देती है। तो इस तरीके से क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है। लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या लिमिटेशंस हैं? पहला है लैग। लैग का मतलब ये होता है, लैग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है, मॉनेटरी डिसीजन लिया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, और उसका जो इम्पैक्ट होता है उस डिसीजन का, उसमें बहुत टाइम लगता है। कई बार काफी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर डिसीजन लिया गया है कि इन्फ्लेशन कम करना है तो इमीडिएटली इन्फ्लेशन कम नहीं होता। डिसीजन लिया गया है कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है तो इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होती है। तो इसे कहते हैं लैग इफेक्ट। क्रेडिट मार्केट इम्परफेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो इम्परफेक्शन से हिंडर्ड होता है। मतलब ये हुआ कि बैंक कई बार RBI जो डिसीजन ले लेती है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना, बढ़ाना है, RBI डिसीजन लेती है कि पब्लिक को लोन दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इंटरेस्ट को लो करती है। लेकिन क्या बैंक सेम चीज़ अप्लाई कर पाती है पब्लिक पे? बैंक का इंटरेस्ट रेट लो करती है? कई बार बैंक नहीं करती है। कई बार बैंक रिलक्टेंस होती है कि RBI की जो थॉट होता है वो बैंक की थॉट नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि कई बार अनसर्टेनिटी होती है, कई बार जो बोरोवर्स होते हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि उनकी जो रेटिंग होती है कि वो पैसे वापस करेंगे नहीं करेंगे, वो जज करने के बाद डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए क्रेडिट मार्केट इम्परफेक्शन इस वजह से क्रिएट होता है। ग्लोबल फैक्टर्स। मॉनेटरी पॉलिसी कई बार ग्लोबल फैक्टर से भी अफेक्टेड होती है, जैसे कि ऑयल प्राइसेस हो गई। ऑयल प्राइस कई बार इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स, ये सब रीजंस है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करता है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का एक लिमिटेशन होता है कि वो महंगाई कम करना चाहती है या ग्रोथ लाना चाहती है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर, तेल का दाम ही ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता मॉनेटरी पॉलिसी। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इशू। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इशू की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है कई बार। फॉर एग्जांपल, अगर RBI ने रेपो रेट को कम किया है तो उसका बेनिफिट पब्लिक को मिलना चाहिए, क्योंकि बैंक को भी अपने इंटरेस्ट कम करना चाहिए। लेकिन कई बार बैंक अपने इंटरेस्ट कम ही नहीं करती है, ये इस कंसर्न से कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा या उनका रिस्क बढ़ जाएगा। तो यह है लिमिटेशंस। एसेट प्राइस बबल्स। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि अगर लो इंटरेस्ट हुआ तो एक एसेट प्राइस बबल्स के तौर पे वो काम करती है और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के तौर पे ले जाती है। वो इसलिए ले जाती है कि
अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बहुत कम रखती है एक लंबे समय तक, तो ये इनकरेज करता है लोगों को कि एक्स्ट्रा वो रिस्क लें फाइनेंशियल मार्केट में, और एक्स्ट्रा रिस्क लेने की वजह से एक एसेट बबल क्रिएट होता है और वो लास्ट में बस्ट कर जाता है। तो ये है एसेट प्राइस बबल। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लेशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग ये धारणा बना लेते हैं, लोग ये सोच लेते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, ये प्रोफेसी वो बनाते हैं, जिसकी वजह से आरबीआई को मुश्किल होता है कंट्रोल करना। और इस कारण क्या होता है कि जो हाउस होल्ड होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो एंटिसिपेट करते हैं प्राइस बढ़ने वाला है, इसके वजह से वो हाई डिमांड करते हैं और अपने प्राइसेस के जो दाम होते हैं वो हाई रखते हैं कि महंगाई तो बढ़ने वाला है, उसकी वजह से प्राइस का दाम हाई कर देते हैं, और इस कारण इन्फ्लेशन और इंक्रीज कर जाता है इस एक्सपेक्टेशन के कारण। फिस्कल पॉलिसी कंस्ट्रेंट, मॉनेटरी पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होगी जब फिस्कल पॉलिसी भी साथ दे। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की अगर स्पेंडिंग ही नहीं है, टैक्सेशन के अच्छे रूल्स नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। रियल इंटरेस्ट रेट, कई बार रियल इंटरेस्ट रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो स्टांस होते हैं उससे अलाइन नहीं कर पाते। एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन कैन लीड टू करेंसी फ्लक्चुएशन व्हिच में इम्पैक्ट द ट्रेड डायनामिक्स एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी। अगर आरबीआई इंटरवेन करती है करेंसी मार्केट में ताकि रुपीज को स्टेबलाइज किया जाए ज्यादा ऊपर नीचे होने से, तो ये एक्सपोर्ट को अफेक्ट कर सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट कर सकता है, इंपोर्ट गुड्स के जो कॉस्ट है उसको अफेक्ट कर सकता है, ओवरऑल जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी कंस्ट्रेंट, इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी सच एज क्वांटिटेटिव ईजिंग में फेस सेप्टिसिज्म और लिमिटेशन इन देयर इफेक्टिवनेस। सो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में जो अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो एक सेप्टिसिज्म ला सकते हैं, यानी कि लोगों में ये डाउट होगा कि सेंट्रल बैंक जो क्वांटिटेटिव ईजिंग करना चाहती है वो सही में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर लोगों को डाउट होता है। तो यह है अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स। अब देखते हैं डिफरेंस फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में। चेंज फिस्कल पॉलिसी में चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात की जाती है फिस्कल पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी जो डील करती है वो चेंज इन इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट उसको वो डील करती है। अब देखते हैं कि सेट बाय द गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट सेट करती है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक सेट करती है। फिस्कल पॉलिसी का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। फिस्कल पॉलिसी का जो साइड इफेक्ट होता है गवर्नमेंट बजट बोरोइंग को अफेक्ट करती है वो, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का जो साइड इफेक्ट होता है वो एक्सचेंज रेट को बहुत फ्लक्चुएट करा देती है, हाउसिंग मार्केट को अफेक्ट करती है। फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन, यानी कि बहुत पॉलिटिकल चीज़ों को लिया जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए चीज़ों को स्पेंडिंग को बढ़ाया घटाया जाता है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उससे वो इंडिपेंडेंट है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economic key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.